गजोदर की जिंदगी का एक ही उसूल था, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। गजोदर को जीवन में सब कुछ चाहिए था, बड़ा घर, लंबी गाड़ी और ढेर सारा पैसा, लेकिन समस्या बस इतनी थी कि उसे मेहनत शब्द से उतनी ही एलर्जी थी जितनी एक बिल्ली को पानी से होती है। उसका मानना था कि पसीना बहाना ऐस बड़ी ही एक्ट की तौहीन है। एक दिन गजोदर को अपने लंगोटिया यार कल्लू से पता चला कि पास के ही एक पहाड़ की चोटी पर हड़बड़ी बाबा आए हुए हैं। अफवाह थी कि बाबा के पास एक ऐसा जादुई मंत्र है जिसे अगर कोई कान में डाल ले तो सफलता उसके पीछे ऐसे भागती है जैसे मोहल्ले के कुत्ते पोस्टमैन के पीछे भागते हैं। बस फिर क्या था, गजोदर ने सोचा कि अब बिस्तर छोड़ने का ऐतिहासिक समय आ गया है। उसने अपनी टूटी हुई चप्पल में सेफ्टी पिन लगाया, बालों में थोड़ा पानी मारकर उन्हें सेट किया और कल्लू को साथ लेकर बाबा के आश्रम की ओर निकल पड़ा। पहाड़ की चढ़ाई शुरू ही हुई थी कि गजोदर की सांस फूलने लगी। वो हर 5 मिनट में रुकता और कहता, भाई कल्लू, मुझे लग रहा है सफलता इतनी ऊंचाई पर नहीं होनी चाहिए। क्या बाबा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ओपीडी नहीं चलाते? कल्लू ने हंसते हुए कहा, अबे चल, ऊपर समोसे भी मिल रहे होंगे, इसी बहाने पेट पूजा हो जाएगी। समोसे का नाम सुनते ही गजोदर के पैरों में जैसे नाइट्रो बूस्टर लग गए। गिरते पड़ते, हौंफते कांपते हुए दोनों आखिरकार आश्रम के गेट पर पहुंचे। वहां देखा तो लोगों की लाइन इतनी लंबी थी कि लग रहा था राशन फ्री में बंट रहा है। गेट पर एक सेवादार खड़ा था जो शक्ल से ही ऐसा लग रहा था जैसे उसने पिछले 3 जन्म से नहीं हंसा है। गजोदर ने अपनी वीआईपी वाली चाल चली और सेवादार के पास जाकर बोला, सुनो भाई, मुझे बाबा से अर्जेंट मिलना है। मुझे बाबा ने टेलीपैथी से मिस्ड कॉल दिया था। सेवादार ने गजोदर को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो और कड़कती आवाज में बोला, बेटा, यहाँ नेटवर्क नहीं आता, टेलीपैथी तो छोड़ो, लाइन में लगो, वरना ऐसी लात मारूंगा कि सीधे नीचे गिरोगे और गुरुत्वाकर्षण का प्रैक्टिकल समझ आ जाएगा। बेइज्जती महसूस करते हुए गजोदर चुपचाप लाइन में सबसे पीछे जा खड़ा हुआ। तभी उसे वहां एक अजीब सी चीज दिखाई दी। गजोदर की नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वीआईपी दर्शन 500 रुपये, सुपर फास्ट दर्शन 1000 रुपये और धक्के मुक्की वाले दर्शन निःशुल्क। गजोदर ने अपनी जेब टटोली, उसमें से एक घिसी हुई चवन्नी और पुरानी टॉफी का रैपर निकला। उसने उम्मीद भरी नजरों से कल्लू की तरफ देखा, लेकिन कल्लू ने तुरंत आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे उसे अचानक बादलों की बनावट में कोई गहरा राज नजर आ गया हो। हार मानकर गजोदर ने धक्के मुक्की वाली लाइन में ही अपनी जगह पक्की की। 3 घंटे, 4 कोहनी पसलियों में खाने और 2 बार किसी और के पसीने को अपना समझने के बाद आखिरकार उनका नंबर आया। गुफा के अंदर का नजारा देख गजोदर की आंखें फटी की फटी रह गईं। हड़बड़ी बाबा शेर की खाल वाले आसन पर नहीं, बल्कि एक गद्देदार बीन बेड पर बैठे थे और उनके सामने एक लैपटॉप खुला था। ध्यान से देखने पर पता चला कि बाबा YouTube पर बिना कुछ किए करोड़पति कैसे बने वाला वीडियो देख रहे थे। गजोदर ने मौका नहीं गंवाया, उसने लपक कर बाबा के चरण पकड़े और रोनी सूरत बनाकर बोला, बाबा त्राहिमाम, मैं बहुत दुखी हूँ। दुनिया कहती है कर्म ही पूजा है, लेकिन मुझे लगता है कि आराम ही धर्म है। मेरा शरीर मेहनत के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मुझे कोई ऐसा शॉर्टकट बताओ, कोई ऐसा मंत्र फूंक दो कि मैं घर बैठे बैठे नोट छापूं और मेरे मोहल्ले का शर्मा जो कल नई कार लाया है उसे देखकर जल भून जाए। बाबा ने अपना लैपटॉप बंद किया, काला चश्मा नाक पर थोड़ा नीचे खिसकाया और गजोदर को ऐसे देखा जैसे कोई हलवाई बासी समोसे को देखता है। बाबा गंभीर आवाज में बोले, वत्स, तेरी समस्या तो बहुत विकट है। तुझे शून्य से शिखर तक जाने वाला मंत्र चाहिए है ना? गजोदर खुशी से उछल पड़ा, जी बाबा, बिल्कुल वही। बस सेटिंग ऐसी हो कि मुझे शून्य से हिलना न पड़े, शिखर खुद चलकर मेरे पास आ जाए। बाबा मुस्कुराए, एक अजीब सी शरारती चमक उनकी आंखों में थी। उन्होंने अपने पीछे से एक पुराना पीतल का लोटा उठाया। लोटा देखने में तो ठीक लग रहा था, लेकिन उसके पेयरी बॉटम में एक छोटा सा छेद था।
बाबा ने वो लोटा गजोधर के हाथ में थमाया और कहा, पुत्र, यह कोई साधारण लोटा नहीं है, ये मायावी कलश है। इसे लेकर पहाड़ के नीचे बह रही नदी तक जाओ और इसे पानी से लबालब भरकर मेरे पास लाओ। शर्त बस इतनी है कि मेरे पास पहुंचने तक लोटा पूरा भरा होना चाहिए, एक बूंद भी कम नहीं होनी चाहिए। जिस पल तू ये भरा हुआ लोटा मेरे सामने रखेगा, मैं तुझे वो गुप्त मंत्र दे दूंगा जिससे तू सोते सोते भी कामयाबी हासिल करेगा। गजोधर ने लोटे को ऊपर उठाकर नीचे का छेद देखा और अपना माथा पीट लिया। वो झुंझला कर बोला, बाबा फिर की ले रहे हो? इसमें तो छेद है। इसमें पानी लाना तो वैसे ही है जैसे छन्नी में सूप पीना या गंजे को कंघी बेचना। क्या आपकी वाटी में दूसरा बिना छेद वाला लोटा नहीं मिलेगा? बाबा ने आंखें बड़ी करते हुए डांटा, तर्क मत कर मूर्ख। ये परीक्षा है श्रद्धा की। अगर शॉर्टकट चाहिए तो पहले ये काम करके दिखा। जा, मरता क्या न करता। गजोधर वो फूटा लोटा लेकर मुंह ही मुंह में कल्लू, बाबा और अपनी किस्मत को गालियां देता हुआ पहाड़ से नीचे उतरने लगा। कल्लू पीछे पीछे ये देखने के लिए चल पड़ा कि आज कौन सा नया तांडव होने वाला है। नदी किनारे पहुंचकर गजोधर ने लोटे को पानी में डुबोया और जैसे ही ऊपर उठाया, पानी नीचे के छेद से ऐसे बाहर निकला जैसे महीने की पहली तारीख को आया हुआ वेतन 10 तारीख तक निकलता है। पलक झपकते ही लोटा खाली। गजोधर ने लोटे को घूर कर देखा और बोला, अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे बैंक अकाउंट जैसा है, इसमें कुछ रुकता ही नहीं। कल्लू पास ही एक पत्थर पर बैठकर बीड़ी सुलगाते हुए बोला, भाई, बाबा ने कहा था श्रद्धा की परीक्षा है, मुझे तो लग रहा है ये तेरे फेफड़ों की परीक्षा है। गजोधर ने हार नहीं मानी। उसका इंजीनियरिंग दिमाग, जो उसने कभी कॉलेज जाकर इस्तेमाल नहीं किया था, अचानक जाग गया। उसने नदी के किनारे से थोड़ी चिकनी मिट्टी उठाए और लोटे के छेद पर थोप दी। खुश होकर बोला, देख कल्लू, इससे कहते हैं देसी जुगाड़। अब ये लोटा क्या टाइटैनिक भी नहीं डूबेगा। मिट्टी लगाकर उसने पानी भरा और पहाड़ की ओर दौड़ा। अभी वो 100 कदम ही चढ़ा था कि पानी के दबाव से मिट्टी का वो लेप पिघल गया। भचक की आवाज के साथ सारा पानी गजोधर के पजामे पर आ गिरा। गजोधर गीला होकर वहीं खड़ा रह गया जैसे बारिश में भीगा हुआ कौवा। उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने एक पेड़ का पत्ता, थोड़ी च्युइंग गम जो उसकी जेब में हफ्तों से पड़ी थी, और मिट्टी का मिश्रण लगाकर छेद बंद किया। फिर वो पहाड़ की तरफ ऐसे भागा जैसे उसके पीछे साक्षात यमराज पड़े हो। सांस फूलकर धौंकनी बन गई थी, पसीना आंखों में जा रहा था। वो आधे रास्ते तक पहुंच भी गया था, लेकिन तभी उसे एक ठोकर लगी। वो धड़ाम से गिरा, लोटा हाथ से छूटा और लुढ़कते हुए वापस नीचे नदी में जा गिरा। गजोधर वहीं जमीन पर लेट गया। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। कल्लू ने नीचे से आवाज लगाई, ओ भाई, लोटा नीचे आ गया है, तू भी आ रहा है या वहीं से कोरियर करेगा? गजोधर गुस्से में लाल पीला होकर नीचे उतरा। अब उसके अंदर का आलसी गजोधर मर चुका था और एक जिद्दी गजोधर जाग गया था। उसे लगा कि बाबा उससे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन अब बात ईगो पर आ गई थी। उसने सोचा, साला, छेद बंद नहीं हो रहा तो क्या हुआ? अगर मैं पानी रिसने की रफ्तार से तेज भागूं तो शायद कुछ पानी ऊपर तक पहुंच जाए। ये सोचकर गजोधर ने फिर लोटा भरा और इस बार वो उस रफ्तार से भागा जिस रफ्तार से वो आज तक सिर्फ तब भागा था जब एक बार हलवाई की दुकान पर मुफ्त की जलेबी बन रही थी। भागते भागते उसके दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन करोड़पति बनने का मंत्र उसे रुकने नहीं दे रहा था। गिरते पड़ते, हांफते हुए वो आखिरकार आश्रम के गेट पर पहुंचा। लोटे में अब भी मुश्किल से 2 बूंद पानी बचा था। वो सीधे बाबा की गुफा में घुसा और धड़ाम से बाबा के चरणों में गिर पड़ा। लोटा उसने बाबा के सामने पटक दिया। बाबा ने देखा कि गजोधर का हाल बेहाल है, कपड़े कीचड़ और पसीने में सने हैं, चेहरा टमाटर जैसा लाल है और सांस ऐसे चल रही है जैसे पुराना जनरेटर स्टार्ट हो रहा हो। गजोधर ने अटकी हुई आवाज में कहा, बाबा, ये लो पानी, थोड़ा गिर गया, थोड़ा बचा है, लेकिन मैं आ गया। अब जल्दी से वो मंत्र बताओ, वरना मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा और मेरा भूत तुमसे ही मंत्र पूछेगा।
बाबा ने लोटे में बचे हुए 2 बूंद पानी को देखा, फिर गजोधर की हालत को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। बाबा की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गजोधर को अब गुस्सा आने लगा। वह चिढ़कर बोला, बाबा अगर हंसने के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं तो बता दो, मैं बाद में पेटीएम कर दूंगा। यहाँ मेरे फेफड़े मुंह के रास्ते बाहर आने को तैयार हैं और आपको मजाक सूझ रहा है। लाओ मेरा मंत्र और मुझे जाने दो। बाबा ने अपनी हंसी रोकी, आंखों से आंसू पोंछे और गंभीर होकर बोले, मूर्ख, मंत्र तो तूने पिछले 1 घंटे में 3 बार सिद्ध कर लिया, तुझे खबर ही नहीं लगी। गजोधर ने अपनी जेबें टटोली, इधर उधर देखा और बोला, कौन सा मंत्र? मैंने तो बस इस फूटे लोटे को और अपनी किस्मत को गालियां दी हैं। क्या गालियां देना ही सफलता का मंत्र है? अगर ऐसा है तो रिक्शे वाले तो अब तक बिल गेट्स बन चुके होते। बाबा ने मुस्कुराते हुए गजोधर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, देख गजोधर, ये लोटा तेरा समय था और पानी तेरी किस्मत। लोटे में छेद था, मतलब समय और संसाधन कभी परफेक्ट नहीं होते, उनमें कमियां, लीकेज हमेशा रहेंगी। पहले तूने जुगाड़ लगाया, मिट्टी चिपकाई, वो फेल हो गया। फिर तू रोया, वो भी काम नहीं आया। लेकिन अंत में तूने क्या किया? गजोधर ने मासूमियत से कहा, जी मैं पागलों की तरह भागा। इतना तेज भागा कि रास्ते में एक कुत्ते ने मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लिया। बस, बाबा ने चुटकी बजाई, यही तो राज है। जब तू धीरे चल रहा था, पानी रिस गया, लेकिन जब तूने अपनी रफ्तार, स्पीड और मेहनत बढ़ा दी तो छेद होने के बावजूद तू पानी लाने में सफल हो गया। समस्या लोटे के छेद में नहीं, तेरी रफ्तार में थी। तूने अपनी कमियों को ठीक करने में वक्त बर्बाद करने के बजाय अपनी कोशिशों की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि कमी मायने ही नहीं रखी। गजोधर सुन रहा था, लेकिन उसका आलसी दिमाग अभी भी इसे स्वीकारने को तैयार नहीं था। उसने शक की नजरों से बाबा को देखा और बोला, बाबा ये सब फिलॉसफी तो ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने के काम आएगी, लेकिन वो जादुई मंत्र कहाँ है? वो ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे टाइप का कुछ, जिससे मैं सोफे पर पड़ा रहूं और नोटों की बारिश हो जाए। बाबा ने अपना माथा पीट लिया। उन्हें समझ आ गया कि इस ढीठ पर साधारण ज्ञान का असर नहीं होगा, इसे कुछ अलग तरीके से समझाना होगा। बाबा ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। पत्थर कांच का था, लेकिन धूप में हीरे जैसा चमक रहा था। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, तू नहीं मानेगा। ये ले, पारस पत्थर का छोटा भाई, पारस पत्थर। इसे अपनी तिजोरी में रख देना, लेकिन इसकी एक शर्त है। गजोधर की आंखें चमक उठी, थकान गायब हो गई। उसने लपक कर पत्थर हाथ में लिया। शर्त? कैसी शर्त बाबा? मैं 10 नारियल फोड़ने को तैयार हूँ, बस दोहराना मत। बाबा ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, इस पत्थर का जादू तभी काम करेगा जब तू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठेगा और अपने घर के बगीचे में 2 घंटे पसीना बहाएगा। जिस दिन पसीने की एक बूंद इस पत्थर पर गिरेगी, उस दिन ये पत्थर जितना चाहे उतना सोना बना देगा। लेकिन याद रखना, पसीना असली मेहनत का होना चाहिए, इस बड़ी बंद करने वाला पसीना नहीं चलेगा। गजोधर ने पत्थर को ऐसे गले लगाया जैसे बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। उसने सोचा, बगीचे में पसीना बहाना, बस, यानी थोड़ा बहुत खुरपी चलानी है। ये पहाड़ चढ़ने से तो आसान ही है। वो खुशी खुशी पत्थर लेकर नीचे उतरा जहां कल्लू उसका इंतजार कर रहा था। कल्लू ने गजोधर के हाथ में चमकता पत्थर देखा और बोला, भाई ये कांच का टुकड़ा लग रहा है जो बच्चे कंचे खेलने में इस्तेमाल करते हैं। गजोधर ने उसे डांटा, चुप कर, तुझे पारखी नजर नहीं है, ये फारस पत्थर है। अब देख तेरा भाई कैसे राजा बनता है। गजोधर घर लौटा। उसने सबसे पहले एक बड़ा सा फावड़ा खरीदा और अलार्म घड़ी में नई बैटरी डाली। मोहल्ले वाले हैरान थे कि गजोधर, जो दोपहर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग नहीं बोलता था, आज रात 9 बजे ही सोने की तैयारी क्यों कर रहा है। अगली सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अगली सुबह 4 बजे अलार्म ऐसे बजा जैसे पुलिस की रेड पड़ी हो। गजोधर हड़बड़ा कर बिस्तर से ऐसे गिरा जैसे कच्ची नींद में कोई सपना देख रहा हो कि वो आसमान से टपक पड़ा है। नींद से भारी आंखें लिए, हाथ में फावड़ा और दूसरे हाथ में वो
जादुई पत्थर लिए गजोधर अपने उजड़े हुए बगीचे में पहुंचा। अंधेरा इतना था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गड्ढा खोद रहा है या पड़ोसी की बिल्ली को डरा रहा है। उसने पत्थर को बड़ी सावधानी से एक ईंट के ऊपर रखा ताकि पसीने की डायरेक्ट लैंडिंग उसी पर हो। फिर उसने खुदाई शुरू की। 5 मिनट, केवल 5 मिनट में गजोधर को अपनी नानी, दादी और परदादी सब याद आ गईं। उसकी सांसें फूलने लगीं। उसने अपनी बगल टटोली, माथा टटोला, लेकिन पसीना तो दूर, वहां उसकी एक बूंद भी नहीं थी। गजोधर बुदबुदाया, यार ये शरीर है या था रेगिस्तान, पानी छोड़ता ही नहीं। उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा शायद शरीर को वार्म अप चाहिए। उसने वहीं खड़े खड़े जंपिंग जैक करना शुरू किया, फिर 2-4 बैठकें लगाईं। पड़ोस की छत पर शर्मा जी, जो सुबह की ताजी हवा खाने निकले थे, उन्होंने देखा कि अंधेरे में कोई साए जैसा आदमी फावड़ा लेकर अजीबोगरीब डांस कर रहा है। वो डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अंदर भाग गए। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत और मिट्टी के साथ कुश्ती लड़ने के बाद आखिरकार गजोधर के माथे पर पसीने की एक नन्ही सी बूंद चमकी। गजोधर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बड़ी सावधानी से अपना सिर पत्थर के ठीक ऊपर किया और उस बूंद के गिरने का इंतजार करने लगा। गिरा, गिरा, अब गिरा। वो फुसफुसाया और टप से वो बूंद गिरी, लेकिन पत्थर पर नहीं, ईंट के बगल में बैठी एक चींटी पर। चींटी शायद अपनी जिंदगी में पहली बार बाढ़ का सामना कर रही थी। गजोधर ने अपना सिर पीट लिया। धत्ते रेखी, निशाना चूक गया। लगता है पसीने में भी जीपीएस लगवाना पड़ेगा। अगले कई दिनों तक यही ड्रामा चलता रहा। गजोधर रोज सुबह उठता, पागलों की तरह खुदाई करता, मिट्टी पलटता। उसने सोचा कि अब जब मिट्टी खुद ही रही है तो इसे ऐसे ही क्यों छोड़ना। उसने बाजार से कुछ सब्जियों के बीज लाकर वहां डाल दिए, ये सोचकर नहीं कि सब्जी उगानी है, बल्कि इसलिए कि बाबा को दिखाने के लिए सबूत रहेगा कि उसने मेहनत की है। हफ्ता बीता, महीना बीता, पत्थर अभी तक सोना नहीं बना था। गजोधर हर रोज सोचता, शायद आज पसीने की मात्रा कम रह गई, या शायद पसीने में नमक कम था। लेकिन इन 2-3 महीनों में कुछ अजीब बदलाव आए। पहला, गजोधर की वो तोंद बेली जो पहले मटके जैसी बाहर निकली रहती थी, अब अंदर जाने लगी थी। उसके हाथों में जहां पहले सिर्फ मच्छर काटने के निशान होते थे, अब मसल्स दिखने लगे थे। उसे अब 4 बजे अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, उसकी आंख खुद खुल जाती थी। दूसरा बदलाव उसके बगीचे में आया। जहां पहले सिर्फ सूखी घास और प्लास्टिक की थैलियां उड़ती थीं, वहां अब हरी भरी पालक, मोटे मोटे बैंगन और लाल टमाटर लटक रहे थे। सब्जियां इतनी शानदार थीं कि देखने वाले को लगता था इनमें इंजेक्शन नहीं, बल्कि प्रोटीन शेक डाला गया है। एक सुबह जब गजोधर अपनी उगाई हुई लौकी को देखकर सोच रहा था कि पत्थर काम क्यों नहीं कर रहा, तभी उसके घर के गेट पर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। ये वही शर्मा जी थे जिनकी नई कार देखकर गजोधर जलता था। शर्मा जी कार से उतरे और सीधे बगीचे की बाड़ के पास आए। शर्मा जी ने हैरानी से पूछा, अरे गजोधर भाई, यह क्या जादू है? पूरे शहर में सूखा पड़ा है और तुम्हारे यहाँ सब्जियां ऐसे उग रही हैं जैसे अमेज़न का जंगल हो। भाई, मुझे ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां चाहिए, डॉक्टर ने बोला है। क्या भाव लगाओगे? गजोधर हक्का बक्का रह गया। भाव? मैंने तो बेचने के लिए। शर्मा जी ने उसकी बात काटते हुए 500 का एक कड़क नोट निकाला और गजोधर के हाथ में थमा दिया। ये लो एडवांस, मुझे रोज सुबह 2 किलो ताजी सब्जी चाहिए। मना मत करना यार, पड़ोसी धर्म है। गजोधर के हाथ में वो 500 का नोट था और सामने वो पत्थर रखा था। पत्थर अब भी कांच का ही था, सोना नहीं बना था। लेकिन गजोधर के हाथ में नकद नारायण थे। उस दिन गजोधर को एक शैतानी आइडिया आया। उसने सोचा, अगर शर्मा जी 500 दे सकते हैं तो गुप्ता जी, वर्मा जी और चड्ढा जी से भी तो वसूली हो सकती है। उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार की। उसने एक कार्डबोर्ड पर कोयले से लिखा, गजोधर फ्रेश फार्म्स, पसीने से सींची हुई शुद्ध सब्जियां खाओगे तो बाहुबली बन जाओगे। देखते ही देखते गजोधर फ्रेश फार्म्स की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। जो गजोधर कभी धूप में निकलने से डरता था, अब वो धूप में तपकर कुंदन बन चुका था।
उसकी लॉटरी तो नहीं लगी, लेकिन उसकी गोभी, तोरी और भिंडी के रेट लॉटरी से कम नहीं थे। 6 महीने बीत गए। गजोधर अब साइकिल से नहीं बल्कि अपनी खुद की लोडिंग टैंप से चलता था। उसकी तिजोरी में अब चिल्लर नहीं बल्कि गुलाबी नोटों की गड्डियां थीं। एक शाम गजोधर अपनी कमाई गिन रहा था। नोटों की खुशबू किसी भी महंगे परफ्यूम से ज्यादा नशीली लग रही थी। पास ही कल्लू बैठा मुफ्त की मूंगफली तोड़ रहा था। अचानक कल्लू की नजर कोने में पड़े उस फारस पत्थर पर गई। कल्लू ने पूछा, अरे भाई गजोधर, वो पत्थर तो अभी भी कांच का ही है। उस पर रोज पसीना गिराने का क्या हुआ? वो सोना कब बनेगा? गजोधर रुका। उसने नोटों की गड्डी मेज पर रखी और उस चमकते हुए पत्थर को हाथ में उठाया। उसने अपनी मेहनत से बनाई हुई मजबूत बाहों को देखा, फिर अपनी भरी हुई तिजोरी को देखा और फिर उस पत्थर को। गजोधर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे समझने के लिए आइंस्टीन का दिमाग चाहिए था। वह बोला, अबे कल्लू, ये पत्थर सोना नहीं बना, लेकिन इसने मुझे सोना बना दिया। बाबा ने मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है, लेकिन फायदे वाला स्कैम। कल्लू ने हैरानी से पूछा, मतलब? गजोधर ने पत्थर को हवा में उछालते हुए कहा, मतलब ये कि यह पत्थर सिर्फ कांच का टुकड़ा है। बाबा जानते थे कि अगर वो मुझे सीधे कहते कि जा बेटा खेत जोत, तो मैं उन्हें वहीं ब्लॉक कर देता। इसलिए उन्होंने मुझे ये जादुई लालच का झुनझुना पकड़ाया। असली जादू पत्थर में नहीं, मेरे पसीने में था, जिसे मैं पत्थर पर गिराने की कोशिश कर रहा था। वो असल में मिट्टी में गिर रहा था और मिट्टी को सोना फसल बना रहा था। कल्लू ने सिर खुजाते हुए कहा, भाई बात तो गहरी है, पर अब इस पत्थर का क्या करेगा? फेंक दे। गजोधर ने पत्थर को अपनी नोटों की गड्डी के ऊपर पेपर वेट की तरह रखा और हंसते हुए बोला, फेंकूं क्यों? पागल है क्या? यह मेरी मूर्खता का स्मारक है। जब भी मुझे आलस आएगा, मैं इसे देखूंगा और याद करूंगा कि दुनिया में शॉर्टकट सिर्फ कीबोर्ड पर होते हैं। कंट्रोल जोड़ सी, कंट्रोल जोड़ वी, असल जिंदगी में तो घिसनी ही पड़ती है। तभी गजोधर का फोन बजा। उधर से शर्मा जी थे। हेलो गजोधर भाई, वो मेरे साले साहब को भी बिजनेस शुरू करना है, कोई उपाय बताओ। गजोधर ने कल्लू की तरफ आंख मारी और फोन पर गंभीर आवाज में बोला, शर्मा जी उन्हें भेज दो। मेरे पास एक स्पेशल जादुई पत्थर पड़ा है, बस रोज सुबह 4 बजे उठकर पसीना बहाना पड़ेगा। कल्लू ये सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया और गजोधर ने मन ही मन हड़बड़ी बाबा को प्रणाम किया। उसे समझ आ गया था कि किस्मत की चाबी कहीं और नहीं बल्कि अपनी ही जेब में पड़े पसीने से भीगे रुमाल में होती है।